आज हम एक और हैरत अंगेज मामले में नजर डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर के महालक्ष्मी मर्डर केस के बारे में। 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार बेंगलुरु के वैली कवल में बसपा गार्डन के पास 3 मंजिला में रहने वाले लोगों का तेज बदबू से जीना मुश्किल हो रहा था। ये बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। जब लोगों ने इसका सोर्सेस को खोजना शुरू किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह बदबू इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के रूम से आ रही है। इसके मेन डोर पर ताला लगा था, इसलिए पड़ोसियों ने इस बिल्डिंग के मकान मालिक जीवन राम को कॉल करके बदबू आने की शिकायत की। इस 1 BHK फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बदबू बहुत तेज आ रही थी। मकान खुलना बहुत जरूरी हो गया था। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट निकालता है, जिसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में उसकी माँ और बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर दिया हुआ था। लक्ष्मी को फोन करके बताया गया कि तुम्हारी छोटी बहन महालक्ष्मी के घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। घर पर ताला लगा हुआ है और महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने यह बात अपनी माँ और भाई हुक्म सिंह को बताई। शाम को 7 बज गए थे, इसलिए महालक्ष्मी के घर अगले दिन सुबह जाने का फैसला लिया। 21 सितंबर 2024 बेंगलुरु दिन शनिवार महालक्ष्मी के घर वाले बालकनी का यूज करके घर में दाखिल होते हैं। गेट पे ताला लगा था और महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि एक पल को भी खड़े हो पाना मुश्किल था। सबसे पहले महालक्ष्मी की माँ मीना अंदर गई और उनके पीछे पीछे बड़ी बेटी लक्ष्मी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों कैसे भी मुंह नाक ढक कर घर के अंदर गए, जहाँ सैकड़ों मक्खी भिनभिना रही थी। ऐसे में लक्ष्मी ने रूम से अटैच बाथरूम को चेक किया। वहां भी ऐसी कोई गंदगी नहीं थी जिससे इतनी तेज बदबू आए। पर कोई बेड नहीं था, बल्कि जमीन पर एक चटाई और एक बेडशीट पड़ा था और वहीं पर एक काले रंग का सूटकेस पड़ा था। महालक्ष्मी की माँ की नजर एक फ्रिज पर आकर रुक गई, जहां पर सबसे ज्यादा मक्खी भिनभिना रही थी। जैसे ही महालक्ष्मी की माँ ने फ्रिज खोला, एक गंदी सी बहुत तेज बदबू बाहर निकली, जिस वजह से वह दूर जाकर खड़ी हो गई। जब उनकी नजर फ्रिज के अंदर पड़ी तो उनकी चीख निकल गई। फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी की लाश छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई पड़ी थी। शायद ही कोई इस मंजर को देख पाए, वो भी किसी अपने का। चीख पुकार सुनकर आसपास रह रहे लोग इकट्ठा होने लगे। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस का भी इस कमरे में जाना मुश्किल था, क्योंकि बदबू बहुत तेज थी। इसलिए पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर अंदर जाते हैं। ऐसा मंजर शायद ही किसी पुलिस वालों ने देखा था। देखते ही देखते ये खबर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में फैल गई। पुलिस के पहुंचने के बाद क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। घर पर किसी भी फोर्सेबल एंट्री के साइन नहीं थे, यानी घर के अंदर कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आया। इससे साफ हो गया था कि महालक्ष्मी उसे अच्छे से जानती होगी। इनफैक्ट जब टीम ने केमिकल से फर्श को साफ किया तो उन्होंने बताया कि अपराधी इतना साथी था कि उसने बड़ी सफाई से क्राइम सीन को साफ कर दिया ताकि ज्यादा ट्रेसेस न मिल पाए। जांच के लिए लाश के टुकड़े को और उस फ्रिज को सील कर लैब में भेज दिया गया। शरीर के टुकड़े की जब गिनती शुरू हुई तो पहले कुल 30 टुकड़ों की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए गए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में खंगालना शुरू किया, जिससे इस केस की कड़ियां खुलना शुरू हुई। महालक्ष्मी की मां मीना राणा और पिता चरण सिंह ओरिजिनली नेपाल के रहने वाले थे। 35 साल पहले काम की तलाश में बेंगलोर में बस गए थे। उनके 4 बच्चे थे, महालक्ष्मी और लक्ष्मी, 2 जुड़वा बेटी और 2 बेटे हुक्म सिंह और नरेश। महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी थी। सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति हेमंता से अलग रह रही थी। ऐसे केस में पहला शक पति पर ही जाता है, इसलिए पुलिस की लिस्ट में हेमंता दास सस्पेक्ट नंबर 1 था।
हेमंता ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से अफेयर था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन हेमंता को वो छोड़कर चली गई थी। पहले 4 महीने अपनी बेटी को साथ रखा, लेकिन बाद में उसे हेमंता के पास भेज दिया। अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन अपनी मां के साथ रही, लेकिन बाद में वैली कवल के इस अपार्टमेंट में रहने लगी। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि 5 से 6 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। जॉब के लिए सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी और नाइट 10:30 PM पर आती थी, इसलिए मोहल्ले में किसी से कोई खास इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लड़के के साथ आते जाते देखा है और वह लड़का कुछ दिनों के लिए उसके साथ घर पर भी रुका था। पुलिस के लिए पॉइंट बहुत अलग था, इसलिए पुलिस की कई टीम जांच पर लग गईं। एक टीम को कार डिटेल चेक करने और दूसरी टीम को आसपास के एरिया में लगे CCTV फुटेज खंगालने में लगा दिया गया और हेमंता को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए, एक स्टोर मैनेजर का जहां वो काम करती थी, एक कॉमन मैन और तीसरा नाम अशरफ। हेमंता को अशरफ पर पूरा शक था महालक्ष्मी के कातिल होने। एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक करने पर उसने दोनों के चैट पकड़ ली थी। अशरफ बेंगलुरु में बार्बर था और उत्तराखंड का रहने वाला था। अफेयर के चलते हेमंता ने उसके खिलाफ लीला मंगलम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल कर दी, जिसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा ही हेमंता पर फिजिकल असॉल्ट करने की शिकायत दर्ज करवा दी। एक लड़की का दूसरे धर्म के लड़के से अफेयर होना और उसकी लाश टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलना मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर जगह लव जिहाद की बात होने लगी। इस केस को लेकर अलग अलग ओपिनियन में बटी दुनिया से सच कोसों दूर था। हेमंता की कही हुई बातें पुलिस को सच मिली, इसलिए वो अब सस्पेक्ट्स की लिस्ट से बाहर था। पर पुलिस के लिए अशरफ अब प्राइम सस्पेक्ट था। कुछ साबित होने से पहले ही अशरफ का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था। पुलिस मीडिया से बचते हुए अशरफ को पुलिस स्टेशन लाकर इंट्रोगेट करती है। अशरफ ने एक्सेप्ट किया कि उसका महालक्ष्मी से अफेयर था, लेकिन हेमंता से झगड़े और पुलिस केस के बाद उसने महीनों पहले महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। अशरफ के बयान की सच्चाई पुलिस को उसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस से वेरीफाई भी हो गई, जिसके बाद ये खबर सामने आ गई कि अशरफ को क्लीन चिट मिल गई और उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। लेकिन कार डिटेल और इन्वेस्टिगेशन में मिली नई लीड से पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जिस पर पुलिस को तब शक हुआ जब ये पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी और नेक्स्ट डे वो लीव पर थी और उसी दिन से स्टोर में काम करने वाला वो शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स की सीढ़ियां निकलवाई गई, तब पुलिस ने पाया कि दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और दोनों के बीच काफी कॉल्स एंड मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और 2 सितंबर को भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। जब उस शख्स को कॉल किया गया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड में लास्ट डायल नंबर से कांटेक्ट किया, जो बेंगलुरु में रह रहे स्मित रंजन को लगा। पुलिस ने जब स्मित रंजन से पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाला शख्स का नाम मुक्ति रंजन राय है और वो उसका भाई है। पुलिस के हाथ गुनहगार की तरफ बढ़ रहे थे। मुक्ति रंजन के 2 भाइयों और उसके मां के दिए गए बयान से पुलिस के सामने इस केस की तस्वीर साफ हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस केस को समझने के लिए हम चलते हैं 6 महीने पहले। जब 6 महीने पहले मुक्ति रंजन उसी स्टोर में काम करने आया जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ में न सिर्फ काम करते बल्कि छुट्टियां भी साथ बिताते। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मुक्ति को महालक्ष्मी का बदला हुआ रवैया नागवार गुजरने लगा। उसने नोटिस किया, न जाने क्यों, पर महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम कर ही दिया है, साथ ही वर्क आवर्स में भी वो किसी से घंटों बात करती रहती है। महालक्ष्मी के इस बदलते बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ।
महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर थी और छोटी छोटी बात पर भड़क जाती थी। इसी वजह से उसकी और मुक्ति के बीच झगड़ा शुरू हो गए। महालक्ष्मी एग्रेशन में हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहती और न ही वक्त का लिहाज करती और न ही जगह का। वह झगड़े में मुक्ति पर हाथ उठा देती, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में सुलह हो जाती। 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा वह उससे मिलने आ रहा है। उस पर महालक्ष्मी ने मिलने से मना कर दिया। जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दी। मुक्ति को पुलिस वालों ने पकड़कर पीटा और छोड़ने के नाम पर उसके जेब में पड़े 10,850 रुपए ले लिए। पिटने और पैसे लूट जाने का गुस्सा तो था, पर महालक्ष्मी से मिलकर मामला सुलझाना चाहता था। इसलिए उसने महालक्ष्मी को दोबारा कॉल कर मिलने की रिक्वेस्ट किया और इस बार महालक्ष्मी ने घर आने की इजाज़त दे दी। 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी से उसी वैली कवल के अपार्टमेंट में मिलने जाता है, जहां फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर शादी का लगातार प्रेशर डाल रही थी। वहीं महालक्ष्मी एक तरफ मुक्ति से शादी करना चाहती थी क्योंकि उससे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पसंद नहीं था कि मुक्ति उसे किसी भी बात पर सवाल उठाए। लेकिन मुक्ति अब इस रिश्ते से तंग आ चुका था। वो समझ गया था कि जिस लड़की को सिर्फ पैसों का लालच हो और जिसका करेक्टर पर सवाल हो, ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाना नामुमकिन है। फिर इन्हीं बातों की लड़ाई में हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति का क्रोध काबू से बाहर हो गया और गुस्से में किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देखकर मुक्ति का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में मुक्ति ने उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। रात का वक्त था और 12 बज चुके थे। मुक्ति महालक्ष्मी के लाश के साथ उसी कमरे में देर तक बैठा रहा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था खुद को कैसे बचाए। मुक्ति ने यूट्यूब पर बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके भी सर्च कर डाले। फिर उसने महालक्ष्मी की लाश को पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन घर पर ऐसा कुछ नहीं था जिसके सपोर्ट से लटका पाता। पूरी रात वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। अब उसके दिमाग में एक प्लान आया। वह सुबह बाहर निकलकर पास के एक दुकान से धारदार एक चाकू खरीद कर ले आया। पुलिस जब मर्डर वेपन की खोज कर रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास एक बर्तन की दुकान में लगे एक सीसीटीवी में मुक्ति चाकू खरीदते नजर आ रहा। उसी चाकू से मुक्ति ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। पहले उसका प्लान सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था, लेकिन जिस जगह में अपार्टमेंट था वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था जहां देर रात तक लोग अपने घरों के बाहर रहते थे, इसलिए ऐसे में उसे अपने पकड़े जाने का खतरा था। अब मुक्ति की नजर घर में रखे 165 लीटर फ्रिज में गई। उसने लाश के टुकड़े इसी फ्रिज में भर दिए कि कई हफ्तों तक इससे बदबू नहीं आएगी और वह कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके सब कुछ ठिकाने लगा देगा। यही सोचकर सारे टुकड़ों को फ्रिज में भरे और पूरे घर को अच्छे से साफ किया ताकि कोई निशान न रह जाए, और फिर घर पर बाहर से ताला लगाकर बाहर निकल गया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। उसे ऐसे में महालक्ष्मी का मर्डर करने का गिल्ट दीमक की तरह खाया जा रहा था। वह 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मित रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने की बात करता है। भाई के पूछने के बाद मुक्ति मर्डर की पूरी कहानी अपने भाई को बता देता है और फिर बेंगलोर से उड़ीसा के बलरामपुर को निकल गया, जहां उसका छोटा भाई सत्य रंजन पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन वहीं रहता है, फिर वहां से निकलकर कहीं और चला जाता है। मुक्ति बहुत बड़ी कश्मकश से जूझ रहा था, इसलिए वो अपने छोटे भाई सत्या को भी सब कुछ बता देता है। मुक्ति को खबर लग गई थी कि मामला खुल गया है और किसी न किसी दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसलिए वह बहरामपुर से निकलकर रात 10 बजे अपने माता पिता के पास पहुंचता है। खाना खाने के बाद मुक्ति ने मां को भी सारी बात बता देता है। 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है। मुक्ति के घर से कुछ दूर वहां से गुजर रहे लोगों को कब्रिस्तान के पेड़ से लटकी एक लाश मिलती है।
पहचान करने पर यह शख्स कोई और नहीं मुक्ति था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। मौके पर उड़ीसा पुलिस को उस लाश के पास खड़ी स्कूटी और जमीन पर एक बैग मिलता है। बेंगलुरु पुलिस को डायरी के पन्नों से एक नोट मिलता है। मुक्ति ने अपना जुर्म कबूल लिया था। यह केस दिखाता है कि महालक्ष्मी के लालच और धोखे की फितरत से न ही उसकी जान ले ली, बल्कि कई परिवार बर्बाद कर दिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।